नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें खेती की और मैं हूं याशु गांधी। हमारे आज के सफर में हम आपको गेहूं, चावल, चना से अलग बताएंगे एक ऐसी खेती के बारे में जिसके बारे में आपने बहुत कम देखा और सुना होगा। जी हां, आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं बांस की खेती की। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस अनोखे सफर की। भगवान कृष्ण के हाथों में सजी बांसुरी तो आपको याद ही होगी, यानी आध्यात्म से लेकर जीवन के हर अहम संस्कार, जीवन, मरण और विवाह, भारतीय संस्कृति के हर पहलू में बांस को शुभ माना जाता है। शादी, जनेयू, मुंडन में बांस की पूजा एवं बांस से मंडप बनाने के पीछे भी यही कारण है। हर तरफ बांस ने अपनी जगह बनाई तो जाहिर सी बात है इसके गुणों की फहरिस्त तो लंबी ही होगी। बांस दुनिया का एकमात्र ऐसा पेड़ है जो किसी भी तरह के परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। यानी बांस हमें ये संदेश देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें रुकना नहीं है, थमना नहीं है, केवल चलते रहना है। अपने इसी गुण के कारण इसे उन्नति का प्रतीक और समृद्धि देने वाला माना जाता है। वैसे केवल भारतीय संस्कृति ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में बांस को बेहद शुभ माना जाता है। फेंग शुई जैसी विरासत में भी बांस को पवित्र माना गया। ऐसी मान्यता है कि अगर आपको खुशी चाहिए तो 3 बांस, धन और समृद्धि चाहिए तो 5 बांसों को लगाइए, जबकि रिश्तों में प्यार और शादी की दरकार है तो 2 बांसों का जोड़ा शुभ माना जाता है। तो ये तो हुई बांस के सांस्कृतिक पहलू की बात। आइए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे बांस की खेती करके आप कमा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा मुनाफा। प्रकृति का ये खूबसूरत नजारा सभी के मन को लुभाता है, लेकिन बांस के झुरमुटों का ये नजारा कुदरती नहीं बल्कि ये बांस की खेती है। हालांकि बांस की खेती का प्रचलन हमारे देश में बहुत ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन अपने देश की मिट्टी और जलवायु दोनों ही इस प्रकार की है कि बांस का पेड़ कहीं पर भी लगाया जा सकता है। आमतौर पर ये कई तरह के होते हैं, लेकिन भारत में इसकी 4 तरह की किस्म को लगाया जा सकता है और फायदा भी कमाया जा सकता है। पर जब कोई चीज नई होती है तो शुरुआत में कई तरह की दिक्कतें आती हैं। जैसे कब, किस मौसम में इसे लगाया जाए, बुआई का तरीका यानी एक बांस से दूसरे बांस के बीच कितनी दूरी रखी जाए, और जब ये बड़े होने लगे यानी फसल लहलहाने लगे तो किस तरीके की खाद और कितना पानी दिया जाए। आइए मिलवाते हैं आपको श्री प्रकाश लोहिया जी से, जिन्होंने बैम्बू की न केवल खेती की बल्कि इतने अलग अलग तरीके से इसे इस्तेमाल किया कि ये लैमिनेट्स या यूं कहें आमतौर पर टेबल या फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाली सरमाइका प्लेट्स को देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसे बनाने में बांस के तनों का इस्तेमाल किया गया है। ये सब कुछ आपको आगे बताएंगे, पर आइए पहले मिस्टर लोहिया से जाने बैम्बू और उनके रिश्तों की शुरुआत कैसे हुई। हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया बांस का, कि जैसे आदमी आम के बाग लगाते हैं उसी तरीके से अगर बांस लगाया जाए तो हमें लगा कि इसके अंदर भी बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है, इससे अच्छी आमदनी भी हो सकती है, क्योंकि आज के दिन बांस ज़्यादा रह गया केवल अपने उत्तर पूर्वी भारत में, आसाम उस इलाके में या बिहार के तरफ, और बहुत लंबे डिस्टेंस पे लॉरियों के ऊपर ये आता है, इसके ऊपर बहुत खर्चा लगता है। तो ये बांस भारत में बांस हर जगह उग सकता है। तो इसी तरीके से सोचते हुए हॉबी के तरीके से ही हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। हमारे गढ़मुक्तेश्वर में फार्म है, वहाँ एक 4 एकड़ के जमीन में हमने बांस के पेड़ लगाए। और अब बात उसकी जिसमें किसान अपना सपना यानी बीज बोता है। ऐसे में जब तक मिट्टी की सेहत अच्छी नहीं होगी तब तक उसमें लगने वाली फसल भी अच्छी नहीं हो पाएगी। ऐसे में जरूरी है उसमें सही वक्त पर सही खाद का डाला जाना। हमें हर वक्त केमिकल खाद
और ये जैविक खाद, इनको दोनों को मिला के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। केवल केमिकल खाद इस्तेमाल करने से थोड़े दिन बाद जमीन ऊसर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। हमारे सामने एक्सपीरियंस है, पंजाब में बहुत सारी ज़मीन ऐसे ज़्यादा खाद दे के ख़राब हो गई, हरियाणा में ख़राब हो गई। सो ये एक अपने जिसको सस्टेनेबल बोलते हैं, लंबे तरीके से जमीन को अच्छा अगर उपजाऊ रखना है तो ये जैविक खाद जाना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मिट्टी नहीं है और ये सिर्फ गोबर नहीं है, बल्कि ये एक पूरी प्रक्रिया है जो गोबर और बैम्बू यानी कि बांस के पत्तों को सड़ाकर बनाई जाती है। एक ऐसी चीज जो हमारी खेती में बहुत ज्यादा अच्छा योगदान देती है। और विस्तार से आपको इसको समझाने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर श्यामल महतो। ये जो आप देख रहे हैं कि हम खेतों में जो ऑर्गेनिक जो जैव पोषकता मिलने का जो तरीका होता है वो कई तरह का होता है। जैसे हमने कंपोस्ट फर्टिलाइज़र है, और ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। ये इसका केचुआ द्वारा जो भी हमारा गोबर के साथ वो एग्रीकल्चरल वेस्ट मिला के हमने इसको फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हमने केचुआ छोड़ देते हैं। केचुआ से जो यूज़ करने के बाद जो फर्टिलाइज़र बनता है वो नॉर्मल ऑर्गेनिक डिकम्पोज फर्टिलाइज़र से कहीं ज़्यादा उसका पोषकता कई गुना ज़्यादा होता है, और उसमें आपको खेत में फसल को कई लाभदायी होता है। तो इसमें हमको इसमें यूज़ होता है गोबर के साथ साथ ये आप अभी देख रहे हैं जो हमारा बैम्बू प्लांटेशन है, बांस का पत्ता यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके साथ गोबर मिलाते हैं और इसमें हम केचुआ छोड़ देते हैं। तो 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं इसको, ये खाद बन जाता है। इससे बेहतर कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर नहीं होता है। दरअसल जैविक खादों में वर्मी कंपोस्ट का प्रमुख स्थान है। वर्मी कंपोस्ट केचुए से तैयार की जाने वाली उत्तम जैविक खाद है। वर्मी कंपोस्ट कृषि के अवशिष्ट पदार्थ, शहर तथा रसोई के कूड़े कचरे को पुनः उपयोगी पदार्थ में बदलने और प्रदूषण को कम करने की एक प्रभावशाली विधा है। तो बांस के बारे में देते रहेंगे आपको और भी बहुत सारी जानकारियां, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बांस की उपज की खपत के लिए लोहिया जी ने एक कारखाना डाल दिया जो मैरिनो इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए आगे बढ़ाते हैं अपने बांस के सफर को। खाद और जमीन के बाद आइए फिर से लौटते हैं बांस के पेड़ों के खूबसूरत नजारों की तरफ। जल जीवन है। मनुष्यों के अलावा पशु पक्षी, जीव जंतु, यहाँ तक कि खेती भी बहुत हद तक पानी पर निर्भर करती है। ज्यादा पानी फसल बर्बाद कर सकता है, तो सही मात्रा में पानी किसी भी फसल के लिए वरदान साबित होता है। बारिश के पानी के अलावा खेतों में ट्यूबवेल के जरिए पहुंचाया जाने वाला पानी अगर आज संभल कर इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में खेती में होने वाला पानी का संकट रोका जा सकता है। सब साधन जो है कॉस्ट बढ़ रहे हैं। पानी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया। अपन पानी को फ्री समझते हैं, पानी फ्री नहीं है। इरिगेशन हो गया, तो कुछ चीज़ें जिसके ऊपर मैं समझता हूँ पूरे मुल्क को, सरकार को, आम हम सबको, किसानों को, सबको ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी खाद और पानी के बाद जब पेड़ बनकर तैयार हो जाए तो भी इसकी अपनी ही खासियत है। अगर आप भी बैम्बू यानी बांस की खेती करना चाहते हैं तो एक रोचक जानकारी आपके लिए, जहां पर इसके तनों का इस्तेमाल बैम्बू की बिल्डिंग बनाने के लिए होता है, वहीं पर इसकी पत्तियों का जो प्रयोग है वो खाद बनाने के लिए तो हो ही सकता है, साथ ही जो इसकी ब्रांचेस यानी शाखाएं होती हैं उसका इस्तेमाल हम बिजली को बनाने के लिए भी कर सकते हैं। वैसे तो फसल तैयार हो जाने के बाद हर किसान ये फैसला लेने के लिए आजाद है कि वो अच्छे ग्राहक की तलाश करे, अपनी उपज को अच्छे दामों पर निकाल दे। लेकिन लोहिया जी ने अपनी इस फसल को इसी तरह बाजार में सीधे निकालने की बजाय खुद ही इसके उत्पाद बनाने की भी सोची। बांस से बने ये खूबसूरत उत्पाद यहीं के खेतों से निकली फसल से ही बने हैं। हाँ, ये जरूर है कि अब बांस के इस रूप यानी उससे बने उत्पाद की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, यानी ज्यादा मुनाफा।
अपनी बांस की उपज की खपत के लिए लोहिया जी ने एक कारखाना डाल दिया जो मैरिनो इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इन बड़े कारखानों में न केवल बांस की इन शाखाओं से बिजली बनाई जाती है, बल्कि बेहतरीन किस्म की फर्नीचर और खूबसूरत लेमिनेट्स भी तैयार किए जाते हैं। भारत में सनमाइका बनाने का ये सबसे बड़ा कारखाना है और इस पूरे परिसर में कुदरत में पैदा हुई कोई भी चीज बेकार नहीं होती। फर्नीचर बनाने के दौरान बेकार माना जाने वाला लकड़ी का बुरादा भी यहाँ बिजली बनाने के काम में लगा दिया जाता है। हाँ, ये जरूर है कि उस बुरादे में धान की भूसी भी मिलाई जाती है। दरअसल जिन्हें हम बेकार की चीजें मानते हैं, अगर वो जैविक प्रक्रिया का हिस्सा है, वो सभी बायोगैस बनाने में हमारे काम आ सकती है। गांव के अंदर जहां गोबर है, ये गोबर गैस प्लांट जो होता है, गोबर गैस प्लांट भी एक बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्री, एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है, ये यंत्र है जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हम कर रहे हैं। आप गोबर गैस प्लांट से आपको गैस मिल गई, उसकी जो स्लरी है वो इमीडिएटली उसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। जो गोबर नहीं तो 1 साल लगे उसको सड़ने में और उसका कंपोस्ट बनने में, गोबर गैस प्लांट के अंदर आप अगर डालते हैं तो 40 दिन के अंदर, गोबर गैस प्लांट की डिज़ाइन ऐसी होती है, आज जो गोबर डाल रहे हैं वो 40 दिन के बाद बाहर निकलेगा, तब तक वो अंदर सड़ेगा, उससे गैस निकलेगी। उसकी जो स्लरी निकलती है वो बहुत अच्छा खाद है। उसके साथ अगर एग्रीकल्चरल वेस्ट डाल दिया जाए, सड़े हुए आलू जैसे डाल दिए जाए, उसकी गैस की मात्रा कई गुना बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर जीवनदायी ऑक्सीजन के उत्सर्जन में बांस किसी और पेड़ से कहीं भी पीछे नहीं है। इसके अलावा बांस की एक और भी खासियत है कि वातावरण में मौजूद हानिकारक रेडिएशन को भी सोखता है। इसीलिए ये मोबाइल फोन के टावरों के दुष्प्रभाव को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है। सीधे ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने में बांस बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है और शायद इन्हीं खूबियों के चलते बांस को पर्यावरणविद हरा सोना भी कहते हैं और सरकार ने भी अब इसकी व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने का मन बनाया है। लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बांस की खेती को बढ़ावा देने के लिए आखिर क्या कुछ कर रही है सरकार। बांस के इस्तेमाल से लकड़ी के प्रयोग में कमी लाई जा सकती है, जिससे हमारे बेशकीमती वनों को भी बचाया जा सकता है। अगर बांस में सक्सेस हो जाए तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हरे सोने यानी बांस की व्यावसायिक खेती की। बांस के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल को देखते हुए सरकार ने इसको सामाजिक वानिकी में स्थान दिया है। इसके अलावा इसकी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए तमाम सारी योजनाएं भी शुरू की गई हैं। सरकारी तंत्र है यहाँ, वो किसान सेवा केंद्र बनाया हुआ है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। फिर इनकी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन ये डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत सहानुभूति के साथ, हेल्पिंग हैंड के साथ किसानों को काम करना पड़ेगा। एक गांव के लेवल में कई किसान इकट्ठे हो जाते हैं और उसकी भी सरकार की स्कीमें हैं, जहां उस किसान की बॉडी को, वो प्लेटफॉर्म को सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है, तो वो उस अप्लायंसेस को, मशीन को खरीद सकते हैं और उसको सब कोई मिलकर यूटिलाइज कर सकते हैं। बावजूद इसके बांस की खेती को लेकर किसानों में जागरूकता की अभी भी कमी है। ये जो बांस की खेती के बारे में जो आप चर्चा कर रहे थे, तो ये बांस हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, बहुतायत में नहीं होता। 1 आध 2 बेरे तो किसानों ने लगाए हुए हैं, लेकिन बांस से वो क्वालिटी नहीं मिलती जो उसे मिलनी चाहिए। मिलती तो है लेकिन अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती। बांस हल्का रह जाता है, थोथा बन जाता है, लंबाई कम होती है, तो इस तरह से बांस कम सफल हो पाता है। क्योंकि यहाँ वाटर लेवल बहुत नीचा है, इसलिए बांस को ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, तो वो यहाँ सफल नहीं होता। बांस की खेती यहाँ पर करने की कोशिश की गई है और कई प्रजातियाँ भी आती हैं, लेकिन बांस सही तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। अगर बांस में सक्सेस हो जाए तो उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे टमाटर या वेल वर्गीय खेती के लिए स्टेकिंग के लिए बांस की ज़रूरत होती है, या टोकरी बनाने के लिए बांस की ज़रूरत होती है, और कुटीर उद्योग में भी इससे
कुछ बेनिफिट मिलेंगे और रोज़गार भी बढ़ेगा, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रही बांस की खेती। किंतु सारी योजनाएं इसी बिंदु पर आकर रुक जाती हैं कि सरकार केवल जानकारी और सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, लेकिन उसे अमल में लाने का काम किसानों का है। बैम्बू मिशन शुरू करने से पहले गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ये पूछा था ये क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक डिपार्टमेंट को ये दिया था, टाइफैक बोल के एक शुरू की थी राजीव गांधी के टाइम में 84 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और इससे पहले उसकी मेन उद्देश्य ये था कोई भी रूरल टेक्नोलॉजीज है उसको कैसा हम लोगों तक पहुंचाएं। तो फ्लोराइड को निकालना इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ द टाइफैक। द सेम वे बैम्बू मिशन, तो उन्होंने बैम्बू मिशन को लॉन्च कराया गवर्नमेंट से, तो बैम्बू मिशन का ओरिजिन वहां से हुआ है। इसके अतिरिक्त कृषि मंत्रालय की तरफ से स्थापित नेशनल बैम्बू मिशन ने बांस और उसके विकास के लिए 2006 में 5 साल के लिए 568 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी थी। इस मिशन ने देश के विभिन्न भागों में लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। योजना आयोग के अनुमान के मुताबिक बांस लगभग 5 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकता है। इसके अतिरिक्त कई सामाजिक संगठनों ने भी इस दिशा में कई सराहनीय कार्य किए। एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1980 में बैम्बू इंफॉर्मेशन सेंटर एक एस्टैब्लिश किया गया, जिसमें दुनिया भर की जितनी भी बैम्बू के बारे में नॉलेज है उसको इकट्ठा करके लोगों को डिसमिशन करने की एक योजना है। उसके अंतर्गत उन्होंने 3 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस किया है, जिनकी सपोर्ट IDRC केरला वालों ने किया है, और उनकी जो भी रिसर्च हुआ है उसकी बेसिस पे उन्होंने एक बैम्बू रिसर्च सेंटर वहाँ एस्टैब्लिश किया। उसी को फिर अरुणाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने रिप्लिकेट किया। आज के दिन में अगर आप देखेंगे देयर आर 3 मेजर कलेक्शंस। भारत में बैम्बू के 3 इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। पहला और सबसे पुराना है देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा भारत की लगभग सभी जगहों पर उपलब्ध है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नर्सरी एट अरुणाचल प्रदेश, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसका मुख्यालय अरुणाचल प्रदेश स्थित ईटानगर के चस्सा में है। एक्चुअल प्लेस इज कॉल्ड चस्सा। और केरला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसका 2 इकाई में ये बैम्बू है, एक तो पीछी में, दूसरा नीलम्बूर में। बांस के इस्तेमाल से लकड़ी के प्रयोग में कमी लाई जा सकती है, जिससे हमारे बेशकीमती वनों को भी बचाया जा सकता है। एसोचैम के एक अनुमान के मुताबिक अगर सरकार जो भी लकड़ी के उत्पाद खरीदती है उसके बजाय बांस को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करे, तो ये कदम सरकार के सालाना 7,000 करोड़ रुपए बचा सकता है, और इससे लकड़ी के लिए देश के जंगलों पर पड़ने वाले दबाव में भी कमी आएगी। उत्तराखंड में एक टेम्परेट बैम्बू है, उसकी रिसोर्स जो है बहुत कम उपलब्ध होता है, मगर अगर आप उत्तराखंड की रूरल सिस्टम में अगर एक घर की यूटिलिटी में अगर देखेंगे, हर घर में कम से कम 50 चीज़ें होंगे जो बांस से बने हुए हैं। जो खेती में ले जाते हैं, जो टोकरी कहते हैं, वो भी बांस का बना रहता है। जो घर में ठंड से बचाने के लिए जो कारपेट करते हैं, वो भी बैम्बू से। मेरे पास अभी भी वो बैम्बू मैट पड़ा हुआ है मेरा घर में अभी भी। इट इज़ 35 ईयर्स ओल्ड। ये बनने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो उपलब्धता धीरे धीरे घट रहे हैं। उसके मुख्य कारण है जहाँ ये पौधा होता है उस जगह का डिस्टर्बेंस होना। जंगल में ये पौधा होता है, जब आप जंगल काटोगे ये पौधा भी खत्म हो जाएगा। दूसरी जो बांस जो हम कहते हैं वो प्लेन्स में होती हैं, वो ओपन इन्वायरमेंट में होती हैं, मगर उसकी कल्टीवेशन की टेक्निक्स हम इंट्रोड्यूस किया। क्या आप जानते हैं हमारे देश की करेंसी यानी इन हरे हरे नोटों को छापने में भी चीड़ और बांस के पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के जंगलों में भी ये बहुतायत से पाए जाते हैं।
अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की यूनिट में आज की डेट पे 70 वेराइटीज़ ऑफ बैम्बू एक जगह मिलेंगे आपको। उतनी कलेक्शन दुनिया में और कहीं भी नहीं है। एक जगह बैम्बू का मग्स बनते हैं वहाँ, बैम्बू का कुकिंग यूटेंसिल्स है। हाँ, there is a gigantic bamboo which the locals use for water storage, and you can actually cook. I have cooked my food in the bamboo utensil. So the potential is immense, and at least in scriptures it is said there might be several kalparuks. Bamboo is the kalparuks for the northeast at least. It is required from the birth to the death. यानी कुल मिलाकर बांस की खेती करना पूरी तरीके से फायदे का सौदा है। तो देखा आपने कितने काम का होता है ये बांस। चाहे तो प्लेट में अचार की तरह सजाइए या फिर अपने खेतों में कुछ इस तरीके से लगाइए कि आपके मुनाफे की संभावना हो जाए दोगुनी। वैसे भी जीवन के पहले पड़ाव से लेकर अंतिम यात्रा तक बांस हर एक पहलू में हमारे काम आता है। तो बस देर किस बात की है, जाइए फटाफट से योजना बनाइए बांस की खेती की और याशु को दीजिए इजाजत। नमस्ते।